हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूं आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो प्रयास सीरीज जो है ये एनएससी जेएस 2024 जो एग्जाम है उसको टारगेट करती हुई एक सीरीज है जिसके अंदर हम फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज के अंदर हम जो चैप्टर्स कवर करेंगे वो ये सारे के सारे हैं और इनमें से हम क्या क्या कवर कर चुके हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। हमने इसमें से कवर कर लिया है ये ये और ये अभी चल रहा है, आज की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा और उसके बाद फिर हम रिमेनिंग टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वाईटी पे हम क्या कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चों हम लोगों ने एक बैच लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है एनएससीजीएस रैंकर्स 2024 बैच। ठीक है, तो अगेन इस बैच के अंदर हम बच्चों को तैयारी कराते हैं एनएससीजीएस के लिए, जो कि अभी नवंबर में जाके होने वाला है। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको इस बैच के जो फीचर्स हैं उसके बारे में बता देता हूं। इस बैच में आपको मिलेंगे 150 प्लस लाइव सेशंस। ये 150 प्लस सेशंस जो है ये 8 अप्रैल से काउंटेड है। ठीक है, अब जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको पास्ट सेशन के रिप्लेस मिल जाएंगे। जैसे आप बैच को जैसे ज्वाइन करोगे तो पहले जितने भी सेशंस हुए हैं उन सबके रिप्ले आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, और जो लाइव सेशंस होंगे, जो अपकमिंग सेशंस होंगे, उनको आप लाइव अटेंड कर सकते हो। रिप्ले उनके भी अवेलेबल हो जाएंगे वंस द सेशन इज ओवर, यानी कि बैच में जितने भी सेशन होते हैं उन सारे के सारे सेशंस के रिप्ले अवेलेबल होते ही हैं। ठीक है, आपको हम वीक में 2 सेशन फिजिक्स के होते हैं, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के होते हैं। ठीक है, रेगुलर आपके टेस्ट होंगे जो कि एनएससीजीएस पैटर्न पे होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको टीचर्स की मेंटरशिप एंड गाइडेंस तो मिलेगी। साथ में हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे जिसमें इस बैच में जो बाकी के बच्चे हैं जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन कर रखा है वो भी एडेड होंगे और वहां पे आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट दी स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। वहां पे काफी अच्छा डिस्कशन होता है बच्चों के बीच में। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं। टीचर्स भी इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा सैम सपोर्ट। सैम स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। सो यहाँ पर there will be a person in Vedantu who will be responsible to for you, like who will ensure कि आपको अगर वेदांतु में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको बता देंगे और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेदांतु में राइट लेवल पर आपको कनेक्ट कर देंगे या राइट लेवल तक आपकी बात को पहुंचा देंगे। ठीक है, तत्व क्या होता है? तत्व इज द कंटेंट दैट वी गिव। वी विल प्रोवाइड यू सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर थ्योरी भी होती है, इसके अंदर क्वेश्चंस भी होते हैं जहां से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। थ्योरी आपको क्लास में पढ़ाई जाती है और क्वेश्चंस आपको घर में प्रैक्टिस करने होते हैं। जो बैच का लैंग्वेज है दैट विल बी इंग्लिश। ठीक है, दैट मींस हिंदी प्लस इंग्लिश एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। ठीक है, बैच की जो प्राइस है वो है 4444 रुपीज, लेकिन आप इस बैच को 10% डिस्काउंट के बाद 4000 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो है VOS Pro। इस कूपन कोड को यूज करके यू कैन अवेल द डिस्काउंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ विल यू ज्वाइन दिस बैच। तो बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप वहां पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके ये फी पे करके आप बैच का पार्ट बन सकते हैं। ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट मी टेल यू कि सर्कुलर मोशन में ये सारी चीजें हमें कवर करनी होती है, जिनमें से हमने ये सारे जो बातें हैं ये कर ली हैं। और अब आज हमें एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो एंगुलर वेरिएबल्स में हम क्या पढ़ते हैं इसको समझते हैं। देखो, सपोज ये एक सर्कल है। ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है, एक पार्टिकल इस पॉइंट पे प्रेजेंट था, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं। और यहाँ पे पार्टिकल था t=0 पे। ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, उस रेडियस को मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो लेट्स से ये सर्कल का रेडियस है r। ठीक है, तो ये पार्टिकल मान लेते हैं यहां से चलना स्टार्ट करता है और ये सर्कल पे चल के कुछ यहां तक पहुंचता है टाइम t के अंदर। मतलब अब टाइम की जो वैल्यू है वो t हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा करने पर ये नोटिस करो कि इस पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है या जो रेडियस है, ठीक है, इस रेडियस ने कुछ एंगल कवर किया होगा जिसको कि हम थीटा मार्क कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है जो इसने कवर किया है उसको हम s लिख लेते हैं। ठीक है, तो एंगल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग थीटा को हम s/r लिख तो देंगे। ठीक है, ये तो चलो एक बात हो गई। बाकी थीटा होता क्या है? थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोटिस करो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है उससे डिफरेंट है, क्योंकि हम जो रेगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है या उसकी जो डायमेंशंस होती है, ठीक है, वो लेंथ की डायमेंशन होती है, यानी कि उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है,
लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक यूनिट लेस या डायमेंशन लेस नंबर होगा। उसको यूनिट हम रेडियन कहेंगे, रेडियन विल बी द यूनिट, ठीक है, बट इट वुड बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है जो एंगल इस पार्टिकल ने सर्कल पे ट्रेवल करते समय कवर किया है, ठीक है। ये पार्टिकल अगर घूम के पूरा यहां तक आ जाता है, ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को तो 0 बताएंगे क्योंकि पार्टिकल घूम के अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ चुका है, लेकिन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 पाई बताएंगे, ठीक है। पूरा सर्कल कंप्लीट करने पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा। अगर ये एक और सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 होगा क्योंकि पार्टिकल अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम 4 पाई कहेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो ये तो एक बात हो गई, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलेगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू, आर तो कॉमन है, एज द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कल द रेडियस इज नॉट चेंजिंग बट एस इज चेंजिंग, ठीक है। तो 1/r इंटू डी एस बाई डी टी, और नोटिस करो डी एस बाई डी टी, क्या ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल हुआ, ठीक है। तो ये जो डी थीटा बाई डी टी है इसको हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/r इंटू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी हैव रिटन इज दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो v है ये है स्पीड, ये है स्पीड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसकी बाकी और भी यूनिट्स होती है, इसकी एक दूसरी पॉपुलर यूनिट है वो है आरपीएम, ठीक है। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। सो वन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, सो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। तो 1 आरपीएम जो होता है ये पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर जो डेटा दिया जाता है वो आरपीएम में दिया जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखनी है। ओमेगा जो होता है वो होता है v बाय आर, ठीक है। यहाँ पे v है पार्टिकल की स्पीड सर्कल पे जो है, ठीक है। वो जो यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ कि ये इक्वेशन एक शॉर्टर वर्जन है एक बड़ी इक्वेशन का। वो बड़ी इक्वेशन आप सीखोगे, अभी नहीं लेकिन आप बाद में सीखोगे। तो मैं बता देता हूँ कि ये इक्वेशन अपने आप में एक्चुअली अभी जिस भी तरह आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिस भी तरह समझ रहे हैं, इसका जो ट्रू वर्जन है वो थोड़ा सा इलेबोरेट है, वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। उसमें और भी चीजें आती हैं, ठीक है। अब अगर मान लो हमने इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/r इंटू डी वी बाई डी टी। रिमेंबर डी वी बाई डी टी, वी यहाँ पे स्पीड था, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसको हम इंडिकेट करते हैं अल्फा से, ठीक है। डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा से इंडिकेट करते हैं और ये बन जाएगा 1/r इंटू डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक और रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है। इसमें अल्फा को हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अल्फा को कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या करा है, हमने एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं। जैसे हमने एक थीटा डिफाइन करा, थीटा का टाइम डेरिवेटिव v बन गया, ओमेगा बन गया, और ओमेगा का टाइम डेरिवेटिव अल्फा बन गया, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसी x v और t में हमने देखी थी, x v और a में हमने देखी थी लीनियर मोशन, जब हम 1D मोशन पढ़ रहे थे तब, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो तरह की बातें समझने की जरूरत है, ठीक है। एक बात हमें यह समझने की जरूरत है कि थीटा, ओमेगा और अल्फा, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, यानी कि जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। एक तो हमें यह समझने की जरूरत है, और दूसरा हमें समझने की जरूरत यह है कि एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एक्चुअली एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी नजर आ रही है कि ओमेगा और वी में क्या संबंध है, अल्फा और ए टेंजेंशियल में क्या संबंध है, ठीक है, थीटा और एस में क्या संबंध है।
तो एंगुलर और लीनियर वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, बाकी हमें और क्या समझना है, हमें समझना है कि हाउ द एंगुलर वेरिएबल्स आर रिलेटेड excuse me students, how they are related among themselves। ठीक है, तो ये एक बात हमें समझनी है। और जो तीसरी चीज हमें समझनी है कि ओमेगा अल्फा वगैरह की डायरेक्शंस क्या होती है, मतलब कि आर दे वेक्टर क्वांटिटी, मैंने इस बारे में तो बात ही नहीं करी, आर दे वेक्टर क्वांटिटी और आर दे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर ऑन, यहां से आगे के लिए इस सेशन में देर आर 3 एजेंडाज दैट वी नीड टू डिस्कस। ठीक है, देर आर 3 एजेंडाज दैट वी नीड टू डिस्कस। फर्स्ट, ठीक है, थीटा ओमेगा अल्फा, ठीक है, आर दे वेक्टर और नॉट। ठीक है, आर दे वेक्टर और नॉट, एंड इफ दे आर वेक्टर व्हाट इज द डायरेक्शन। तो एक तो हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो मुद्दा होगा हमारा, ठीक है, वो होगा रिलेशन अमंग एंगुलर वेरिएबल्स, रिलेशन अमंग एंगुलर वेरिएबल्स, यानी कि थीटा ओमेगा अल्फा और टी, इन चारों में क्या रिलेशनशिप्स है। ठीक है, और जो नेक्स्ट एजेंडा होगा हमारा वो होगा रिलेशन अमंग एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा। ठीक है, तो एक एक करके तीनों पर बात करना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर और नॉट, थीटा ओमेगा अल्फा, वेक्टर और नॉट। ठीक है, तो देखो, इसको समझने के लिए लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज एक डिस्क है, और ये डिस्क ऐसे घूम रही है। समझ आ रहा है, ये डिस्क ऐसे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है। जैसे ओमेगा की कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 10 आरपीएम, 20 आरपीएम, 30 आरपीएम, वॉट। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। तो गाइस, ओमेगा जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस ओमेगा की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर बना तो रखी है आपने डायरेक्शन, और क्या चाहिए आपको, बना तो रही है डायरेक्शन। तो बच्चों, ये डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एरो यहां बनाने की जगह मैं यहां बना सकता था, या फिर मैं यहां बना सकता था, या फिर मैं यहां बना सकता था। दे ऑल वुड पॉइंट टू द सेम थिंग, दे ऑल वुड इंडिकेट द सेम थिंग। ठीक है, कि डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, बट ये एरोस तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एंगल, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके डायरेक्शन अलग अलग हो जाए। तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमने ये जो ड्रॉ कर रखे हैं, दीज आर नॉट द डायरेक्शंस। ठीक है, ये ओमेगा की डायरेक्शन नहीं है, ये ओमेगा का सेंस है, किस सेंस में ओमेगा घूम रही है। ठीक है, इसको सेंस कहते हैं। जैसे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम जहां से देख रहे हैं, अगर हम टॉप से देखेंगे, ठीक है, अगर हम ऊपर से देखेंगे, तो ये डिस्क हमें पूरी की पूरी ऐसे नजर आएगी। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये हमें डॉट की तरह नजर आएगी, हम यहां से देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो और ये डिस्क हमें ऐसे घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ओमेगा जो है टॉप से देखने पर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये जो हमने एरोस ड्रॉ कर रखे हैं, ये है सेंस ऑफ ओमेगा। दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। नाउ then what is the direction of omega? If omega is a vector quantity, then what is the direction? तो उसके लिए ये याद रखो that omega angular velocity is an axial vector। ठीक है, अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है सर, ये तो आपने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करा था, मतलब हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ लिया, उसमें एक्सियल टर्म तो आई नहीं थी कि एक्सियल वेक्टर क्या होता है। हाँ, नहीं आई थी, अब मैं समझा देता हूं। एक्सियल वेक्टर का मतलब है कि इट इज अलोंग द एक्सिस। जैसे इस डिस्क की, ये डिस्क रोटेट कर रही है, तो इसकी एक्सिस ये वाली लाइन हुई। ठीक है, तो ओमेगा इस लाइन के अलोंग है, अभी मैंने ये बताया तुम्हें। ठीक है, व्हेन आई से ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर, इसका मतलब यह है कि ओमेगा इस लाइन के अलोंग होगी। अब इस लाइन में भी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ओमेगा ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ओमेगा नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो हमें कौन सी डायरेक्शन माननी है ओमेगा की, इसको जज करने के लिए यू हैव टू यूज योर राइट हैंड। ठीक है, यूज योर राइट हैंड। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जो ओमेगा का सेंस है उस सेंस में कर्ल करो। ठीक है, और ऐसे करते वक्त अपने थंब को सीधा रखना, मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री का बना के रखो। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का बना रहेगा। ठीक है, और फिर अपने फिंगर्स को ओमेगा के सेंस में कर्ल करो। ऐसा करते वक्त तुम्हारा थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। इन अदर वर्ड्स, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ओमेगा की जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड है।
ठीक है, इस एग्जांपल में ओमेगा इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड नोटिस करो कि भाई ये डिस्क कैसे घूम रही है, हम सेंस को इंडिकेट करने वाले एरो कहीं पे भी बनाए, ठीक है, ओमेगा तो अपवर्ड ही बन रहा है, जो कि बनना भी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ओमेगा की। समझ में आ रहा है? ये डिस्क जितना फास्ट रोटेट करेगी ओमेगा का एरो उतना ही लंबा हमें बना देना चाहिए, बिकॉज एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट होता है, तो अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा लंबा एरो बना देना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ओमेगा इज एन एक्सेल वेक्टर, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा की डायरेक्शन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं, ये समझ में आई या नहीं उसके लिए कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये एक एटवुड्स मशीन है, ठीक है, एटवुड्स मशीन याद है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हैवी ब्लॉक है, यहाँ पे मान लेते हैं लाइटर ब्लॉक है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एंड देयरफॉर हमने देखा कि ये पुली ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस पुली की ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, व्हाट विल यू से? थिंक ओवर दिस एंड आंसर। ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज इनटू द स्क्रीन, इट इज इनटू द स्क्रीन। ओमेगा जो है दैट इज इनटू द स्क्रीन। देखो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ओमेगा जो है वो इनटू द स्क्रीन है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल करते हैं, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये एक रोड है, इस रोड पे एक कार या बस ऐसे चले जा रही है, नॉर्थ की तरफ एक बस जा रही है। इमेजिन करो एक टॉय कार अगर तुम्हारे हाथ में है तो टॉय कार को रख के उसको चला के देखो। ठीक है, तो ये बस अगर नॉर्थ की तरफ जा रही है, ऑब्वियसली इसके पहिए घूम रहे होंगे, इसके जो व्हील्स है वो घूम रहे होंगे। कैन यू जज द एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील? ठीक है, ये बस अगर यहाँ पे यूं चल के जा रही है तो पहिए कैसे रोटेट करने चाहिए तुम सोच लो। सोचने में अगर दिक्कत आ रही है तो एक छोटा सा खिलौना ढूंढ के लाओ कहीं से, तुम्हारे घर में पक्की बात है होगा एक खिलौने, एक टॉय कार तो होगी कम से कम। ठीक है, उसको चला के देखो और नोटिस करो कि उसके व्हील कैसे घूमेंगे। ठीक है, तो चाहो तो वीडियो को यहाँ पॉज करके अपना जजमेंट बना लो पहले और उसके बाद चेक कर लेना। तो इसमें ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी, ठीक है, ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी वेस्टवर्ड्स, ओमेगा की डायरेक्शन आएगी वेस्टवर्ड। 11 समझ में? ठीक है, अगर ये कार की या बस की वॉट एवर इट इज, अगर इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, अगर सपोज ये इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे सपोज हमने ऐसे एरो बनाया, बस के आगे जाने के बाद एरो और लंबा हो जाएगा, और आगे जाने के बाद और लंबा हो जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे जैसे बस की स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, ओमेगा जैसे व्हील ऐसे घूमेगा तो ओमेगा इधर है और ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है? सपोज करो अगर ये बस आगे जाके एक राइट टर्न ले ले, इफ दिस बस टेक्स अ राइट टर्न, ठीक है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? ठीक है, इफ दिस टेक्स अ राइट टर्न, ठीक है, तो अब अगर बस मान लो यहाँ पे आ गई है और ये बस ऐसे जा रही है, तो अब जो ओमेगा की डायरेक्शन है, ठीक है, अब ओमेगा डायरेक्शन नॉर्थवर्ड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज नॉर्थवर्ड्स नाउ। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन क्लियर है? ठीक है, तो ओमेगा की बात तो ये हो गई, ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये ओमेगा की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल करा है इसमें एक्चुअली देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नोट कि ओमेगा के चेंज होने के दो तरीके होते हैं। इनफैक्ट किसी भी वेक्टर के चेंज होने के दो तरीके होते हैं। पहले मैं किसी भी जनरल वेक्टर की बात कर लेता हूँ। तो कोई भी जनरल वेक्टर दो तरीकों से चेंज हो सकती है, या तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, या दोनों हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने कहा कि कार बढ़ रही थी इंक्रीजिंग स्पीड से, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। नोटिस करो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। क्लियर है? ठीक है, और जब बस ने राइट टर्न लिया, ठीक है, तो ओमेगा के डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देयर वर टू काइंड्स ऑफ reasons, there were two reasons due to which omega changed. One reason was increase in the magnitude of angular velocity and the other was the change in direction of the angular velocity. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे किसी भी वेक्टर के लिए ट्रू होता है ओमेगा के लिए भी ट्रू है। अब हम ओमेगा की चेंज की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट अल्फा। ठीक है, दैट इज वी वांट टू टॉक अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे जैसे सिमिलर टू, ठीक है, दिस इज सिमिलर टू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ठीक है, अब ओमेगा में दो तरह के रीजंस की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे
चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ओमेगा में चेंज बिल्कुल जैसे यहाँ पे होता है कि v की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, v का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। सो ओमेगा में चेंज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन वाला एग्जांपल ये था जिसमें कि ऐसे ओमेगा ऐसे हो गई, मतलब कि पहिया घूमते घूमते पहले पहिया इस प्लेन में था, अब इस प्लेन में आ गया। ठीक है, तो ये वाले जो केसेस है ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे केसेस की वजह से अल्फा प्रोड्यूस नहीं होता है, होता है। हम ये वाले केसेस नहीं पढ़ेंगे, हम वही केसेस पढ़ेंगे जिसमें केवल ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। यानी कि हम वो केसेस पढ़ेंगे जैसे कि कार की स्पीड बढ़ गई तो, और या फिर स्पीड डिक्रीज हो गई। ठीक है, या और अगर एग्जांपल देखना है, हम कैसे एग्जांपल्स करेंगे कि जैसे मान लो एक फैन है। ठीक है, एक फैन है मान लेते हैं। ठीक है, या डिस्क की बना लेता, वो ज्यादा बढ़िया रहता। तो ये फैन मान लो रोटेट कर रहा था, तो इसकी ओमेगा ऊपर थी। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। फिर जब हम फैन को स्विच ऑफ कर देंगे, वो स्लो डाउन होता जाएगा, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम जो अल्फा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब हम जो केसेस कंसिडर करेंगे उसमें ओमेगा केवल मैग्नीट्यूड में चेंज होगी। अरे समझ में? और ऐसे केसेस में, ठीक है, ऐसे केसेस में, कौन से केसेस में? when omega changes when omega changes only in magnitude। ठीक है, तो ऐसे केस में डायरेक्शन ऑफ अल्फा के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अल्फा। ठीक है, इन केसेस where direction of omega is not changing। ठीक है, ऐसे केस में डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या होती है? ठीक है, इफ ओमेगा इंक्रीजेस alpha and omega are in same direction। Okay, and if alpha decreases, then alpha and omega are opposite to each other। क्लियर है? तो ये याद रखना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये एक डिस्क है। ठीक है, और ये ऐसे ओमेगा है और ओमेगा इंक्रीज हो रही है। हमसे बोला गया कि ओमेगा वेक्टर ड्रॉ करो और अल्फा वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, तो ओमेगा वेक्टर आएगा अपवर्ड। ठीक है, और अल्फा वेक्टर जो आएगा वो भी अपवर्ड आ जाएगा, बिकॉज ओमेगा बढ़ रही है तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, इसी सिचुएशन में सपोज अगर ऐसा होता कि ये एक डिस्क है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, लेकिन ओमेगा के बारे में बता रखा है कि ओमेगा डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में ओमेगा तो फिलहाल तो अपवर्ड है, लेकिन जो अल्फा है, अल्फा डाउनवर्ड है, इसलिए ओमेगा का मैग्नीट्यूड कम होने लग जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये बात हो गई, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा की बात कर ली हमने, डायरेक्शन ऑफ अल्फा की बात कर ली। अब क्या रह गया? अब रह गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कह लो या बस मैं बता देता हूं, उसको याद कर लो। ठीक है, तो इसको याद कर लो कि फाइनाइट वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, आर इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, बट इन्फिनिटेसिमल is a vector। What we are saying is delta theta is not vector, but d theta is a vector। ठीक है, इसको याद रखो, फिलहाल के लिए इसको याद रख लो। जब तुम 11th ग्रेड में आओगे तो हम इसके ऊपर और डिटेल में बात कर लेंगे कि ऐसा क्यों है। अभी मैं तुम्हें बता देता हूं ताकि तुमको एटलीस्ट यू हैव द नॉलेज, इफ नॉट द अंडरस्टैंडिंग, यू हैव द नॉलेज कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम बड़े एंगुलर डिस्प्ले से इस रिमोट को मैंने ऐसे घुमा दिया, सो दिस इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसे फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर कहना ठीक नहीं होता।
चलो मैं रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि दे डोंट एड अप लाइक वेक्टर्स, दे डोंट एड अप, ठीक है, इसलिए जबकि इनफिनिटेसिमल हो, जैसे इसको अगर हल्का सा घुमाया है, ठीक है, तो इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कराया, मैं एक बार वापस चला जाता हूँ। हमारे 3 एजेंडा थे। पहला एजेंडा था कि ये वेक्टर है या नहीं, और अगर वेक्टर है तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका आंसर अब ये है कि ओमेगा और अल्फा ये तो श्योरली वेक्टर्स होते हैं, ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है, जो कि हम राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के अलोंग भी हो सकती है और उससे डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकती है। जिन केसेस में वो ओमेगा से डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, वो अभी हम रूल आउट कर रहे हैं। वो कौन से केस होते हैं? वो केस होते हैं जिनमें ओमेगा अपने अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है। तो हमने भी ये मान रखा है कि ओमेगा अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, यानी कि वो जिस लाइन के अलोंग थी वो उसी लाइन के अलोंग रहेगी, ठीक है। ऐसे केसेस में अल्फा या तो ओमेगा के पैरेलल होता है या उसके एंटी पैरेलल होता है। पैरेलल तब होता है जब ओमेगा बढ़ रहा होता है, और एंटी पैरेलल तब होता है जब ओमेगा डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। और थीटा, व्हाट अबाउट थीटा? तो थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो वो वेक्टर होगा, लेकिन अगर वो फाइनाइट है तो वेक्टर नहीं होगा। सो वी आर डन विद दिस, हमने इसके बारे में बात कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग द एंगुलर वेरिएबल, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आप लोगों को समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमारा एजेंडा है रिलेशनशिप को डिस्कस करना, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं और एक तरफ लीनियर वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान होगा आप लोगों को समझना, ठीक है। जैसे यहां पर जो काम x करता है, ठीक है, 1D मोशन में जो काम x करता है, यहां पे वो काम थीटा कर रहा है, ठीक है। x का जो डेरिवेटिव होता है, टाइम डेरिवेटिव, उसको v कहते हैं, ठीक है। यहां पर थीटा का जो टाइम डेरिवेटिव है उसको ओमेगा कहेंगे। तो ओमेगा और v ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। यहां पे x का डबल डेरिवेटिव, x का डबल डेरिवेटिव जो कि v का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ये बन जाता है a, ठीक है। तो यहां पे भी थीटा का डबल डेरिवेटिव, ठीक है, या ओमेगा का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बन जाएगा अल्फा। यहां तक क्लियर है? हम ए को एक और तरीके से लिखते हैं, वो होता है v dv बाई ds, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अल्फा को सिमिलरली लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा बन जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट कंपेरेबल हैं, ठीक है। यहां तक की बातें आ रही है समझ में? इसके अलावा अगर हम इस कंपैरिजन को और कंटिन्यू करते हैं, देखो, ठीक है, अब ये और कंटिन्यू करते हैं। लीनियर वेरिएबल्स में हमें पता है कि इफ ए इज कांस्टेंट, अगर ए कांस्टेंट है तो हम किस तरह की इक्वेशन यूज करते हैं? हम कहते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। फिर हम कहते हैं कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। फिर हम कहते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कह सकते हैं दैट इफ अल्फा इज कांस्टेंट, इफ अल्फा इज कांस्टेंट देन, ठीक है, बना सकते हो इक्वेशंस, ठीक है। हम लिखेंगे दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा है द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन इसके कंपैरेटिव बनेगी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट ये बनेगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। चेक करो, इस तरह की इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक और इक्वेशन हम लिखते हैं, वो होती है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जो कि होती है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो बना सकते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ये बन जाएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है। ये देखो आ रहा है क्या समझ में? अगर ए कांस्टेंट नहीं है, यानी कि अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, तो जो डेफिनेशंस होती हैं ये वाली, इनको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है? अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं सपोज मैंने लिखा, मैं लिख देता हूं, ठीक है, अ फैन स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, विथ एन
angular acceleration with an angular acceleration of 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में? It can attain a maximum angular velocity of 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग दिस ठीक है, इट रोटेट्स फॉर 1 मिनट। ठीक है, आफ्टर विच इट इज स्विच्ड ऑफ। आफ्टर विच इट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, it decelerates in next 10 seconds। ठीक है, find omega average angular velocity for this motion। ठीक है, fan starts rotating from rest with an angular acceleration of 2 radian per second square। It can attain a maximum angular velocity of 40 radian per second। After attaining this, it rotates for 1 minute, after which it is switched off। It decelerates in the next 10 seconds। Decelerate का मतलब स्पीड कम होती जा रही है और फिर रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो ओमेगा एवरेज निकालने को बोला है। अब देखो, अगर हम लीनियर मोशन से कंपेयर करें, ठीक है, तो ओमेगा एवरेज का मतलब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। लीनियर मोशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये बन जाएगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें काफी कुछ हो रहा है, ठीक है, लीनियर मोशन में वीटी ग्राफ जो होता है वो हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे हम ओमेगा टी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, जो ओमेगा टी ग्राफ होगा वो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ओमेगा टी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ओमेगा टी ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? शुरू में एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो गया कुछ देर के लिए, उसके बाद ये डिक्रीज होकर 0 हो गया। तो ग्राफ का पैटर्न तो इस तरह का होगा। अब हम वैल्यूज भरना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे भरेंगे? देखो, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड बता रखी थी वो बता रखी थी 40, तो ये 40 होनी चाहिए। अल्फा बता रखा था 2 का। ठीक है, तो अल्फा अगर 2 का बता रखा था, तो इसका मतलब जो टाइम लगेगा, जैसे कि 40 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू टी। तो ये जो टी आ गया है यहाँ से 20 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, तो तो ये टाइम 20 सेकेंड्स हो गया। दिस इज 20 सेकेंड्स। ये जो लेंथ है ये 20 हो गई। ठीक है, दिस इज 20 सेकेंड्स। क्लियर है? तो इस 20 सेकेंड में इसने कितना एंगल रोटेट किया है वो इस एरिया से निकल के आ जाएगा। निकाल लेंगे इसको, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 1 मिनट तक, तो 1 मिनट का मतलब टोटल मिला के 80 सेकेंड्स हो चुके होंगे। 8 मिनट तक इसी स्पीड पे चला है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में रेस्ट पे आया है, तो यहाँ पे 90 रहा होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पूरा एरिया डेल्टा थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा हम निकाल लेते हैं एरिया से। ये ट्रेपेजियम है, सो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये है 60। ठीक है, और ये पूरी है 90, तो 60 प्लस 90 हो जाएगी 150 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम वो है 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 3000 हो गया क्या? देखो 3000 रेडियंस। चेक करो, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है, 3000 रेडियन हो गया। तो ओमेगा एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज 90 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। सो दैट विल बी योर आंसर। देखो क्लियर है क्या? ठीक है, मतलब एग्जैक्टली जैसे तुम लोग लीनियर मोशन को सॉल्व करते हो, तुम एंगुलर मोशन को भी इसी तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बाकी मोर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट का लिंक भी दिया है, आप वहां से और ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारे थर्ड एजेंडा की। जो हमारा थर्ड एजेंडा था वो था रिलेशन बिटवीन
लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। तो ये एक्चुअली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं। ठीक है, जैसे हमने लिखा था कि ओमेगा जो होता है वो v बाय आर होता है और अल्फा जो होता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय आर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जब एक पार्टिकल सर्कल पे घूमता है, ठीक है, तो हम इसमें एक्सेलरेशन दो तरीके के लिखते हैं। हम लिखते हैं कि इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है और इसके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। क्लियर है? और नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम v स्क्वायर बाय आर लिखते हैं। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखने का मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ जो कि बहुत कॉमन है। v को हम ओमेगा आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर बाय आर। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये याद रखना कि नॉर्मल एक्सेलरेशन को अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो ओमेगा स्क्वायर आर से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक आ रहा है कि समझ में? क्लियर है? तो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? जैसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हमको, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल ये है, मान लो एक पार्टिकल यूं सर्कल में चल रहा है। ठीक है, और ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट किया है। इसका अल्फा मान लेते हैं 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और इसका रेडियस मान लेते हैं हमको 10 मीटर गिवन है। ठीक है, या तो समझे हमसे क्या क्या कहा गया? हमसे कहा गया फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, हमसे कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, केवल एक्सेलरेशन कहने का मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड कैसे निकालेंगे? ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा को क्या लिखेंगे? अल्फा कांस्टेंट है तो हम अल्फा टी इंटू आर लिख देंगे, हो गया हमारा काम। तो अल्फा है 1, रेडियस है 10, तो ये 10t हो गया। ठीक है, तो ये तो स्पीड आ गई। ठीक है, अब स्पीड अगर आ गई तो देखो पार्टिकल के पास दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। जैसे पार्टिकल मान लो टी टाइम में यहाँ पे पहुंचा है, स्पीड है ऐसे घूम के। ठीक है, तो पार्टिकल के पास एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है। तुम चाहो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv बाय dt से निकाल लो, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम अल्फा आर भी लिख सकते हैं। दोनों से करके देख लेते हैं। अगर मैं dv बाय dt करता तो 10 आ जाता। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं अल्फा आर करता तो अल्फा 1 है, आर 10 है, तो भी यही आ जाता। ठीक है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सही हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तुम चाहो तो v स्क्वायर बाय आर से निकाल दो, चाहो तो ओमेगा स्क्वायर आर से निकाल दो। v कितना है? तो ये है 10t का स्क्वायर बाय 10, तो 100t स्क्वायर, तो ये 10t स्क्वायर हो जाएगा, 100t स्क्वायर बाय 10। ठीक है, अब हमसे तो क्वेश्चन ने टोटल एक्सेलरेशन पूछा है, तो टोटल एक्सेलरेशन होता है an स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर का रूट। तो an स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10t स्क्वायर का स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था? वो 10 था, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो 10 तो रूट के बाहर आ गया, और ये हो जाएगा t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। तो ये आंसर होगा। दिस इज टोटल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर बच्चों? ठीक है, बाकी इस तरह के और क्वेश्चंस जो हैं वो इस सेशन के असाइनमेंट, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट है, वहां पे प्रेजेंट है, आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है पूरी। बाकी प्रैक्टिस करने पे और क्लैरिटी आएगी बच्चों, प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास, which is a great topic, which is a very interesting topic. I hope you will enjoy the topic. See you in the next session, everyone. Take care. Bye bye.